नमस्कार, न्यूज नाइट के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और न्यूज नाइट में हम देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरें आपके सामने लेकर आएंगे। आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 33,700 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया। क्या कुछ रहे ये प्रोजेक्ट्स और इससे छत्तीसगढ़ के विकास को कितनी गति मिलेगी, इस पर हम बात करेंगे। और इस दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। ये पूरी खबर हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। तो इसके साथ ही नागपुर दौरे पर प्रधानमंत्री ने संघ के स्वयंसेवकों से सेवा भाव की प्रेरणा लेने की बात कही। उन्होंने आरएसएस को भारत की अमर संस्कृति का अक्षय वट वृक्ष बताया। उससे प्रेरणा लेकर विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का दृढ़ निश्चय किया और कहा कि हम अपनी पीढ़ियों के बलिदान को सार्थक करके रहेंगे। तो इसके साथ ही साथ बात बिहार के सियासत की भी होगी, जहां गरजे हैं अमित शाह। जंगल राज की याद दिलाई है लोगों को। लालू प्रसाद यादव के कथित जंगल राज की याद भी दिलाई है और आत्मविश्वास से भरे एनडीए ने बिहार में 243 सदस्यों वाली विधानसभा में 225 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। और बिहार दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री ने एक बार फिर से दोहराया कि आगामी विधानसभा चुनाव सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में ही लड़े जाएंगे। तो क्या कुछ हो रहा है बिहार की सियासत में, इस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। होंगी खेल से जुड़ी हुई खबरें, अर्थ जगत से जुड़ी हुई खबरें और तमाम दुनिया की खबरें हम आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 33,700 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना, कहा मन मस्तिष्क में बेईमानी हो तो बड़े से बड़े खजाने भी हो जाते हैं खाली। पीएम मोदी ने नागपुर में रखी माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला। सोलर डिफेंस संयंत्र का किया दौरा। आरएसएस को बताया भारत की अमर संस्कृति का अक्षय वट वृक्ष। कहा फिर अहम पड़ाव पर है देश, 2047 तक बड़े लक्ष्य हैं हमारे सामने। बिहार में गरजे अमित शाह, जंगल राज की दिलाई याद। पटना में अमित शाह की मौजूदगी में एनडीए की बैठक। चुनावी रणनीति पर हुआ मंथन। नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सहमति। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचार प्रधानमंत्री ने किए साझा। देशवासियों को भारतीय नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। जल संरक्षण, खेल और फिटनेस के प्रति देशवासियों को किया जागरूक। और चैत्र नवरात्रि के महापर्व की शुरुआत पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा के लिए मंदिरों में उमड़ी भीड़। नजर आया ईद का चांद। सोमवार को पूरे देश में मनाई जाएगी ईद। तो न्यूज नाइट की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ और नागपुर दौरे की खबरों से। छत्तीसगढ़ बिलासपुर यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को नक्सलवाद के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कांग्रेस को बेईमान और भ्रष्ट भी करार दिया। छत्तीसगढ़ की जनता को उन्होंने विश्वास दिलाया कि राज्य में अब विकास का नया दौर चल पड़ा है। गरीबों को पक्की छत, धान, किसानों को उनका हक और महिलाओं को सम्मान सुनिश्चित हो रहा है। यही है मोदी की गारंटी के पूरा होने की गारंटी। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, आइए आपको दिखाते हैं। बिलासपुर में मौका था प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 3 लाख लाभार्थियों के गृह प्रवेश का। प्रधानमंत्री ने खुद लाभार्थियों को घर की चाबियां सौंपी। उन्होंने कहा, गरीबों के लिए पक्की छत के सपने का मोल क्या होता है वे अच्छी तरह से जानते हैं। जबकि कांग्रेस के शासन में लाखों लोगों के सपने फाइलों में गुम होकर रह जाते थे। छत्तीसगढ़ के लाखों परिवारों के पक्के घर का सपना पहले की सरकार ने फाइलों में गुमा दिया था। और तब हमने गारंटी दी थी
ये सपना हमारी सरकार पूरा करेगी। कांग्रेस को भ्रष्ट और बेईमानी की मानसिकता वाली पार्टी करार दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कुल 33,700 करोड़ रुपए की जिन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, उससे नागरिकों को सुविधा मिलेगी। उनकी सरकार अब गांव-गांव तक विकास लेकर जा रही है, जबकि कांग्रेस के शासन में आदिवासी इलाकों तक विकास पहुंचता ही नहीं था। साथियों, विकास के लिए बजट के साथ साथ नेक नियत भी जरूरी है। अगर कांग्रेस की तरह मन और मस्तिष्क में बेईमानी भरी हो तो बड़े से बड़े खजाने भी खाली हो जाते हैं। यही स्थिति हमने कांग्रेस के शासन के दौरान देखी है। इस कारण आदिवासी अंचलों तक विकास नहीं पहुंच पाया। वंचितों, पिछड़ों और जरूरतमंदों के विकास के प्रति उन्होंने अपनी सरकार के संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नक्सलवाद की समस्या को कांग्रेस की उदासीनता ने ही बढ़ावा दिया था। कांग्रेस की नीतियों की वजह से छत्तीसगढ़ सहित देश के अनेक राज्यों में नक्सलवाद को बढ़ावा मिला। देश में जहां जहां अभाव रहा, जो क्षेत्र विकास से पीछे रहे, वहां वहां नक्सलवाद फलता फूलता रहा। लेकिन जिस दल ने 60 साल सरकार चलाई, उसने क्या किया? उसने ऐसे जिलों को पिछड़ा घोषित कर अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। उस समय की सरकारों की उदासीनता ये आग में घी डालने जैसा था। विकास का नया दौर नक्सलवाद को खत्म करने और लोगों में नया विश्वास जगाने की दिशा में काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के लिए जिन परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, उनमें रेलवे की 7 परियोजनाएं शामिल रहीं। इसी के साथ छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य भी बन गया है जहां रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो गया। अभनपुर से रायपुर के बीच चलने वाली मेमू ट्रेन को प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा उन्होंने NH 130D के दोहरीकरण की आधारशिला रखी, जबकि NH 930 और NH 43 के लेन के अपग्रेडेशन को राष्ट्र को समर्पित किया। विद्युत उत्पादन और ऊर्जा दक्षता के लिए उन्होंने 9,790 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली NTPC की सीपत सुपर थर्मल पावर परियोजना 3 की आधारशिला रखी, जबकि 15,800 करोड़ रुपए की लागत वाली राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी की क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। वहीं BPCL और HPCL के लिए पाइपलाइन परियोजनाओं का भी प्रधानमंत्री ने लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने राज्य के लिए 130 PM श्री स्कूल और रायपुर में विद्या समीक्षा केंद्र को समर्पित किया। साथ ही PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत 130 स्कूलों को अपग्रेड किए जाने की योजना का भी शुभारंभ किया गया। बिलासपुर से सोमेश पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो ये थी प्रधानमंत्री के छत्तीसगढ़ दौरे की बात, और यहां से प्रधानमंत्री नागपुर गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिपदा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने नागपुर स्थित स्मृति मंदिर का दौरा भी किया और RSS के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार को पुष्पांजलि अर्पित की। यात्रा के दौरान PM मोदी ने दीक्षा भूमि पर डॉक्टर BR अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला भी रखी। इस दौरान उन्होंने संघ के सेवा संस्कार से प्रेरणा लेते हुए विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने, पीढ़ियों के बलिदान को सार्थक करने का दृढ़ निश्चय फिर से दोहराया। आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का ये दिन बहुत विशेष है। ये हमारे प्रेरणा पुंज परम पूजनीय डॉक्टर साहब की जयंती का भी अवसर है, और इसी साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गौरवशाली यात्रा का 100 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। आज इस अवसर पर मुझे
स्मृति मंदिर जाकर पूज्य डॉक्टर साहब और पूज्य गुरुजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने का सौभाग्य मिला। भारतीय संस्कृति, राष्ट्रवाद और संगठन शक्ति के मूल्यों को समर्पित आरएसएस के ऊर्जा पुंज पर पीएम मोदी की मौजूदगी ने सभी को अभिभूत किया। उन्होंने कहा कि यह स्थली सभी को राष्ट्र की सेवा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। साथ ही उन्होंने आरएसएस को अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट भी बताया। आज हम देखते हैं राष्ट्रीय चेतना के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो विचार बीज 100 साल पहले बोला गया, वो महान वटवृक्ष के रूप में आज दुनिया के सामने है। सिद्धांत और आदर्श इस वटवृक्ष को ऊंचाई देते हैं। लाखों करोड़ों स्वयंसेवक इसकी टहनी, ये कोई साधारण वटवृक्ष नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला भी रखी। 2014 में स्थापित यह संस्थान नागपुर में स्थित एक प्रमुख सुपर स्पेशलिटी नेत्र चिकित्सा केंद्र है। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य देश में गरीब से गरीब व्यक्ति को भी अच्छे से अच्छा इलाज मुहैया कराना है। उन्होंने 2025 से 2047 तक के कालखंड को देश के लिए अहम पड़ाव बताया। 2025 से 2047 तक ये महत्वपूर्ण कालखंड, इस कालखंड में एक बार फिर बड़े लक्ष्य हमारे सामने। हमें सेवा के अपने संकल्प को हमेशा प्रज्वलित रखना है। हमें अपने परिश्रम को बनाए रखना है। हमें विकसित भारत के स्वप्न को साकार करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीक्षा भूमि पर संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. आम्बेडकर को भी श्रद्धांजलि भेंट की। यह डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के पंच तीर्थों में से एक है। दीक्षा भूमि लोगों को गरीबों, वंचितों और जरूरतमंदों के लिए समान अधिकार और न्याय की व्यवस्था के साथ आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करती है। नागपुर के स्थानीय निवासियों ने प्रधानमंत्री का खुलकर अभिवादन किया। प्रधानमंत्री का काफिला जहां से भी गुजरा, वहां पर फूल बरसाकर लोगों ने प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। स्मृति मंदिर पहुंचकर आद्य सरसंघ चालक और द्वितीय सरसंघ चालक को पुष्पांजलि अर्पित करना, दीक्षा भूमि पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित करना, माधव नेत्र चिकित्सालय के विस्तारित परिसर से कार्यांजलि अर्पित करना, सोलर डिफेंस सिस्टम के शस्त्रागार का दौरा और मानव रहित विमानों के हवाई पट्टी का लोकार्पण। प्रधानमंत्री के दौरे में सबल और सशक्त राष्ट्र निर्माण के सभी आयाम थे और इन सबके पीछे एक ही ध्येय वाक्य रहा, परम वैभवम नेतुमेत स्वराष्ट्रम, यानी इस राष्ट्र को परम वैभव के शिखर पर स्थापित करें। कैमरा पर्सन सुनील और अपने सहयोगी शिशिर शेलार और योगेश शीतल के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, नागपुर। तो पीएम के इस दौरे में सबल और सशक्त राष्ट्र बनाने का संदेश था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर में सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड की शस्त्रागार सुविधा का दौरा किया। उन्होंने मानव रहित विमानों यानी यूएवी के लिए नवनिर्मित 1250 मीटर लंबी और 25 मीटर चौड़ी हवाई पट्टी का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने लोइटरिंग म्यूनिशन एवं अन्य निर्देशित युद्ध सामग्री का परीक्षण करने के लिए लाइव म्यूनिशन और वॉरहेड परीक्षण सुविधा का उद्घाटन भी किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नागपुर दौरा है वो कई मायने में विशेष है और यही आज हमारे विशेष की चर्चा का विषय भी है। आज हमारा विशेष है पीएम का नागपुर से संदेश, सेवा और संकल्प। पीएम का नागपुर से संदेश, सेवा और संकल्प। किस तरह से प्रधानमंत्री ने नागपुर से संदेश दिया है, सेवा और संकल्प का इसके क्या मायने हैं, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ ऑर्गेनाइजर के संपादक प्रफुल्ल केतकर जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही साथ इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता अश्विनी मिश्रा नागपुर से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का
को कवर किया है और उसकी लाइव जो रिपोर्टिंग है वो भी की है। अब दोनों लोगों का स्वागत है। प्रफुल्ल केतकर जी, आपके साथ अगर शुरुआत करना चाहें तो प्रधानमंत्री ने जिस तरह से एक तरह से संघ के बारे में बताया और कहा कि ये एक अक्षय वृक्ष की तरह है, अबिट जो इसको कहा कि ये महान वट वृक्ष के रूप में अब दुनिया के सामने है, जो 100 साल की का जो सेवा और संकल्प का जो आरएसएस का एक संकल्प रहा है, उसको देखते हुए किस तरह से आप देख रहे हैं कि क्या ये जो प्रधानमंत्री का भाषण था, संबोधन था, वो किसी भी तरह से देखा जाए ये क्या आरएसएस को दुनिया के लिए समझने के लिए एक मंत्र कहा जा सकता है, या ये कहा जा सकता है कि संघ को समझने का भी एक मौका था लोगों के लिए? निखिल, ऐसा है कि मीडिया की दृष्टि से और बाकी राजनीतिक जो विश्लेषक होते हैं उनकी दृष्टि से अलग अलग आयाम इस दौरे के हो सकते हैं, लेकिन एक स्वयंसेवक के नाते जिस कह सकते हैं हम कि जिस स्कूल से प्रधानमंत्री मोदी निकले हैं, उसके आद्य सरसंघ चालक डॉक्टर हेडगेवार की स्मृति पर उनके जन्मदिन के दिन पुष्पांजलि अर्पण करना, फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को दीक्षा भूमि में जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करना, और फिर माधव नेत्रालय जो संघ के द्वितीय सरसंघ चालक थे श्री गुरुजी माधव सदाशिव गोलवलकर, उनकी स्मृति में ये नेत्रालय जो शुरू हुआ है, जो आई सुपर स्पेशलिटी एक तरह से हॉस्पिटल है, जो पिछले 30 वर्ष से वैसे तो नेत्र पेढ़ी के रूप में आई बैंक के रूप में काम कर रहा था, लेकिन अभी सुपर स्पेशलिटी के रूप में उसका एक्सटेंशन का काम शुरू हो गया है, तो उसका लोकार्पण करने गए थे। ये मुझे लगता है कि अलग तरीके से संघ के लिए भी और प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी एक अलग क्षण था, लेकिन मूल जो मंत्र है संघ का, मैं नहीं हम या अहम नहीं वयम, जो प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में कहा, ये वटवृक्ष बीज के रूप में इसी रेशिमबाग से शुरू हुआ था। ये मेमोरियल है जहां से सरसंघ चालक उस समय के डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, उन्होंने नागपुर से ही संघ की नींव रखी थी। मुश्किल से यहाँ से 700-800 मीटर पर महाल कार्यालय है जहां पे पहली शाखा लगी थी, और ऐसे में उस स्थान पर जाकर आज के दिन, वर्ष प्रतिपदा के दिन, हिंदू नव संवत्सर के दिन वहां पे अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करना और इस नेत्रालय का उद्घाटन करना, ये दोनों मुझे लगता है विशेष थे। और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से कहा कि जो बीज के रूप में जो शुरू हुआ था, उसका एक मंत्र रूप में आज वो बहुत बड़ा हो गया है। विविध क्षेत्रों में वही दृष्टि, वही संकल्प और वही सेवा भाव दोनों के भाषणों में जो आया, प्रधानमंत्री जी के भी और सरसंघ चालक जी के भी, डॉक्टर मोहन भागवत जी ने भी इस समय जो संबोधित किया कि ये दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। केवल आंखों वाली दृष्टि नहीं, समाज की जो दृष्टि है वो बदलना, और ये सेवा की दृष्टि, देशभक्ति की दृष्टि संघ ने पिछले 100 वर्ष में जो स्थापित करने का काम किया है, उसी का परिणाम है कि एक तरफ प्रधानमंत्री के स्थान पर एक स्वयंसेवक है और दूसरी तरफ जो हमारे संस्कृति के चिरंतन मूल्य है उसको समाज में भी और विश्व भर में भी स्वीकार्यता मिल रही है। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा संदेश था संघ क्या है, ये समाज को और विश्व को समझाने के लिए। जी, निश्चित तौर पर। अश्विनी, अगर सीधे तौर पर आपसे समझने की कोशिश करें, चूंकि प्रधानमंत्री की विजिट है और लोकतांत्रिक देश में पीएम की विजिट किसी भी तो जाहिर तौर पर उसके राजनीतिक निहितार्थ भी निकाले जाते हैं, बहुत सारे लोग उसको अपनी अपनी तरह से परिभाषित करते हैं। आपसे अगर समझना चाहें प्रधानमंत्री के इस दौरे के क्या मायने हैं? निश्चित तौर से निखिल, अगर देखें तो जिस तरीके से पिछले 10 वर्षों में पूरी दुनिया में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का, भारत के शाश्वत मूल्यों के पुनर्स्थापना का जो महायज्ञ चल रहा है, अगर उसका शंखनाद पूरी दुनिया में होता है, प्रधानमंत्री अगर भारत के अग्रदूत के रूप में विश्व के अलग अलग देशों में जाकर सिंहनाद करते हैं भारत भारतीयता के मूल्यों को लेकर, तो आज नागपुर से संघनाद हुआ है जिसको पूरी दुनिया ने सुना है, पूरे देश ने सुना है। लोगों के दृष्टि दोष भी इससे निवारित होते हैं क्योंकि माधव नेत्रालय का भी स्थापना हुआ है, उसकी विस्तारित परिसर की स्थापना हुई है जहां पर नेत्र निदान होगा, और साथ ही साथ
सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि इदम राष्ट्रम इदम न मम, ये द्वितीय सरसंघ चालक सदाशिवराव गोलवलकर जी ने कहा। पूज्य गुरु जी आद्य सरसंघ चालक हेडगेवार जी ने कहा कि जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है वो किस तरीके से स्थापित किया गया है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अधिष्ठाता के सामने जाकर शत शत नमन करना, साथ ही साथ द्वितीय सरसंघ चालक गुरु जी के सामने प्रणाम करना। भले ही वो आज नहीं है पार्थिव रूप में, लेकिन जो ज्योति वो जला के गए हैं, जो ऊर्जस्वी स्वरूप में तेज पुंज के रूप में वहाँ पर रेशम बाग में हेडगेवार स्मारक मंदिर में, स्मृति मंदिर में वो हैं, वहाँ पर प्रधानमंत्री का पहुँचना और उसके बाद राष्ट्र के कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए, जन जन के कल्याण के लिए, आरोग्य के लिए, निदान के लिए, और दूसरे चरण में अगर देखो तो दीक्षा भूमि जाना, और साथ ही साथ सशस्त्र बलों के शस्त्रागार का, सोलर सिस्टम के, डिफेंस सिस्टम का उसको दौरा करना। पिनाक जैसे जो यहाँ पर अस्त्र बनते हैं, पिनाक खुद ही आप जानते हैं कि किस तरीके से वो तुड़ीर से निकलने वाले जो हमारे पुराने शस्त्र हैं उनके नाम पर हमने ये मिसाइलें बनाई हैं, एयर टू डिफेंस सिस्टम बनाए हैं। तो पूरी दुनिया ने देखा कि भारत कैसे सबल भारत, सशक्त भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ साथ समरस भारत और एकात्म भारत का स्वरूप देख रहा है। भारत कभी भी एक रूपता की बात नहीं करता है, संघ कभी एक रूपता की बात नहीं करता, एकात्मता की बात करता है। और उसी एकात्मता का बोध कहीं ना कहीं आज हुआ है नागपुर से, जो कि हृदय स्थल है, भारत का मुख्य केंद्र है, ऊर्जा का केंद्र है, साथ ही साथ अगर देखें तो केंद्र बिंदु भी है। तो एक चीज मैं ये कहूंगा कि ये हमारे उन्हीं सतत शाश्वत मूल्यों की वैश्विक अभिव्यक्ति है, राष्ट्रीय अभिव्यक्ति है। एक स्वयंसेवक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही कई बार आए हों, इससे पहले मुख्यमंत्री के रूप में आए हों, प्रधानमंत्री के रूप में जब वो नागपुर का उन्होंने दौरा किया तो मनीषियों के श्रद्धावनत होते हुए उन्होंने आगे की भी राह दिखाई। 2047 तक किस तरीके से भारत के आत्मनिर्भर स्वरूप को दुनिया देख रही है। जगत गुरु भारत के स्वरूप की जो कल्पना गुरु जी ने और आद्य सरसंघ चालक ने की है, उसकी प्रतिष्ठापना के लिए जो कार्य की जा रही है। और निश्चित तौर से मैं एक बार फिर वही कहूंगा कि परम वैभव पर स्थापित करने के लिए राष्ट्र के युवा, राष्ट्र की शक्ति या राष्ट्र की संगठना, राष्ट्र के लोग, राष्ट्र की जनमानस किस तरीके से तैयार हो, उसकी भी कहीं ना कहीं यहाँ पर अभिव्यक्ति हुई है। निखिल जी बिल्कुल, इसकी भी अभिव्यक्ति कहीं ना कहीं पर हुई है। प्रफुल्ल जी, आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 2047 का उनका जो विजन है वो हर बार उनकी जब भी वो इस तरह की स्पीचेस देते हैं तो उसमें सामने आती है। आज जो उन्होंने विशेष बात ये भी कही कि उन्होंने एक तरह से जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं, जो स्वयंसेवक हैं, कहा कि वो आदर्श है कहीं ना कहीं, जो उनकी चेतना के जरिए जिस तरह से ये राष्ट्र जागृत रहा है, राष्ट्रीय चेतना जागृत रही है, तो उन्होंने कहा कि हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा करके रहेंगे, जो हजारों वर्षों से जो हमारा बलिदान है वो बेकार नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं आरएसएस के स्वयंसेवकों का आदर्श 2047 के सपनों को सिद्ध करेगा, पूरा करेगा। देखिए निखिल जी, उन्होंने दरअसल दो पक्ष में उसको कहा। संघ का स्थापना के समय से ही ये एक विचार रहा है कि हमको केवल स्वाधीनता नहीं प्राप्त करनी है, हमको स्वतंत्रता, यानी हमारा पूरा तंत्र जो है वो भारत के विचारों पर हो, विदेशी गुलामी के सारे तत्व से हम मुक्ति पाए। और इसका विश्लेषण करते हुए प्रधानमंत्री जब आज कहते हैं कि आज भारत उन बेड़ियों को तोड़ रहा है और पुरानी जो गुलामी की मानसिकता है उससे निकलने के लिए, तो उन्होंने दंड संहिता का उदाहरण दिया, उन्होंने नौसेना के ध्वज का उदाहरण दिया, फिर छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रतीक जैसे उस पर अभी अंकित किया गया है, फिर उसके साथ साथ अंडमान के द्वीपों का उदाहरण दिया। तो ये जो डीकोलोनाइजेशन की प्रोसेस है उससे हमने एक बहुत बड़ा, जैसे उन्होंने राम मंदिर के स्थापना का भी उल्लेख किया, तो ये एक तरफ हम डीकोलोनाइजेशन की प्रोसेस तो करते आए हैं, लेकिन आने वाला समय है। अभी जैसे हमने निखिल देखा, हाल ही में संघ की भी एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि सभा बंगलोर में हुई और वहां पे संघ ने भी कहा कि सशक्त और समृद्ध भारत जो है, एकात्म भारत जो है, जो प्राचीन संस्कृति के मूल्यों पर तो खड़ा है लेकिन समसामयिक चुनौतियों का हल ढूंढता है, ऐसा भारत विश्व में शांति और समृद्धि दोनों लाने के लिए एक आवश्यक, और तो 100 वर्ष का संकल्प संघ ने भी लिया है अगले 20 वर्ष के लिए। तो ऐसे में मुझे लगता है कि एक कॉन्ग्रुएंस
एक विचारधारा में समन्वय हमको स्पष्ट रूप में यहाँ पे दिखाई देता है कि जो 2047 की बात, संघ ने तो 2047 की बात नहीं की है। संघ तो ये कहता है कि जल्द से जल्द हासिल करना है और सारे समाज को संगठित करना है कि संघ की आवश्यकता ही ना पड़े। संघ जिस मूल्यों पर चल रहा है, जिस संकल्प का साथ, सेवा भाव के साथ काम कर रहा है, वो हर समाज का नागरिक करने लगे तो संघ की अलग से काम की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये संघ का मूल विचार है। अलग अलग क्षेत्रों में संघ के स्वयंसेवक जाकर उस विचार की प्रेरणा के आधार पर जो काम कर रहे हैं, उसका जो आज हमको परिणाम दिख रहा है, जिसका प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया कि कुछ वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से, कुछ सेवा भारती के माध्यम से, कुछ विद्या भारती के माध्यम से, एकल विद्यालयों के माध्यम से संघ के स्वयंसेवक जो लाखों प्रकल्प चला रहे हैं, जिसके कारण समाज में जो आयुष्मान भारत की भी प्रधानमंत्री जी ने बात की कि ये सहभागिता के सिवा पूरा नहीं हो सकता। समाज की ये स्वयं सेवकत्व, स्व से राष्ट्र की सेवा करने का भाव समाज में जागरूक करने का एक संस्कार संघ की शाखा में और संघ की कार्य पद्धति में जो मिलता है, उसी का ये परिणाम है। एक तरीके से प्रधानमंत्री ये बता रहे थे और आने वाले समय में इसकी और भी आवश्यकता है यदि हमको हमारे जो संकल्पों को सिद्धि तक लेकर जाना है। बिल्कुल, और उस संकल्प को सिद्ध करेंगे, ये प्रधानमंत्री ने एक बार दृढ़ विश्वास जताया। अश्विनी, चलते चलते आपसे एक सवाल मैं चाहूंगा संक्षेप में जवाब दें कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा को अपने अपने तरीके से लोग देख रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, लोकतांत्रिक देश है और प्रधानमंत्री की यात्रा है तो इसके राजनीतिक निहितार्थ भी ढूंढे जाएंगे और फिर इसमें तो आप ये भी कह सकते हैं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। लेकिन उसके बावजूद इसमें सियासत भी ढूंढी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि आरएसएस के साथ बीजेपी अपने संबंधों को सुदृढ़ कर रही है। कुछ तमाम इस तरह की जो बातें हैं, उस सब के बीच आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की है और ये बताया है कि राष्ट्र प्रथम का जो उनका संदेश है वही वो नागपुर से भी देते हैं जो वो दिल्ली से देते रहे हैं? निश्चित तौर से देखिए, यही मैंने कहा था कि द्वितीय सरसंघचालक ने कहा कि राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम नामम, मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ भी है वो राष्ट्र है। ये संघ की मंत्र दृष्टा गुरु जी ने कहा और उसी मंत्र साधक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको व्याख्यायित करते हुए स्थापित किया राष्ट्र प्रथम। राष्ट्र प्रथम की अवधारणा संघ की हमेशा से रही है और राष्ट्र कोई भौगोलिक सीमा नहीं है, राष्ट्र हमारी सांस्कृतिक सीमा है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अधिष्ठाता के रूप में डॉक्टर हेडगेवार ने जिस संगठन को खड़ा किया वो आज वटवृक्ष के रूप में, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा, और उस वटवृक्ष की एक एक शाखा अपने आप में वृक्ष है और उस वृक्ष के जो फल हैं वो कहीं ना कहीं आज परिणत हो रहे हैं सकारात्मक रूपों में। जो इसमें सियासत ढूंढ रहे हैं उनको क्या कहेंगे? अश्विनी, प्रतिरोध के बाद, अनेक प्रतिशोध के बाद। अश्विनी, दरअसल सवाल मेरा ये था कि मेरा सवाल ये था कि जो इसमें सियासत ढूंढ रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? निश्चित तौर से उनसे ये कहेंगे कि माधव नेत्रालय का विस्तारित परिसर जो है वो नेत्र दोषों के निदान के लिए है। अगर वैचारिक नेत्र दोष उनको दृष्टि दोष है तो उसका भी निदान संघ के जो वांग्मय है उनको पढ़ने से होगा, संघ की शाखाओं में आने से होगा, उंगली उठाने से नहीं होगा। बहुत छोटा सा मैं जवाब दूंगा। हिंदुत्व के मामले पर अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग तरीके से उसको व्याख्यायित करते हैं, लेकिन हिंदुत्व की जो परिभाषा संघ ने स्थापित की है वो ये है, जो भी व्यक्ति भारत की भौगोलिक सीमा में, भारत की मनोभूमि में, भारत की वैचारिक भूमि में इस धरती को अपनी मातृभूमि माने, अपनी पितृभूमि माने, यहाँ के महापुरुषों को अपना आदर्श माने, वो किसी भी पंथ का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, वो हिंदू है। हिंदुत्व जीवन दर्शन है, हिंदुत्व संस्कृति है, हिंदुत्व जीवन शैली है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि संघ जो है जीवन ध्येय है, जीवन लक्ष्य है, जीवन के अर्थ बताता है। ठीक है। तो निश्चित तौर से बाहर से जाकर अपने हिसाब से चीजों को देखना वो नहीं है। आज प्रधानमंत्री का यहाँ पर आना और संबोधन करना उन्हीं भावनाओं की अभिव्यक्ति है जिसमें जगत गुरु भारत की संकल्पना जो हमारे पुरखों ने की है उसको चरितार्थ करने के लिए राष्ट्र को प्रेरणा देना और उस प्रतिबद्धता को व्यक्त करना जिसमें कहा जाता है त्वदीय कार्याय बद्धा कटियम तमाश शुभामिशम देहित्वपूर्ते। हमने कमर कस रखी है कि हम परम वैभव पर राष्ट्र को स्थापित करेंगे। बिल्कुल, कमर कस रखी है कि परम वैभव तक राष्ट्र को पहुंचाएंगे। जो विकसित भारत का संकल्प है उसको पूरा करके रखेंगे। अश्विनी, आपने अपनी बात बहुत लाजवाब तरीके से कही है और जिसको विचार दृष्टि दोष तो माधव नेत्रालय ठीक करता है, जिसको विचारों में अगर दोष है तो वो उसके लिए स्वयं जिम्मेदार है। फिलहाल प्रफुल्ल केतकर जी ने भी इस बात को बहुत ही तरीके से रखा है। प्रफुल्ल केतकर जी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। अश्विनी, आपका भी शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।
और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात होगी अमित शाह के मिशन बिहार की। ब्रेक के बाद देखिए अमित शाह का मिशन बिहार। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे ये खुशबू दे ये तीखा ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। दिल्ली की ओर से भारतीय नव संवत 2082 की हार्दिक शुभकामनाएं। धानुका का प्रणाम हर भारतवासी के नाम। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। दिल्ली की ओर से भारतीय नव संवत 2082 की हार्दिक शुभकामनाएं। धानुका का प्रणाम हर भारतवासी के नाम। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात होगी बिहार के सियासत की। आत्मविश्वास से भरे एनडीए ने बिहार में 243 सदस्यों वाली विधानसभा में 225 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। बिहार दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री ने एक बार फिर से दोहराया है कि राज्य में आगामी चुनाव सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में ही लड़े जाएंगे। अमित शाह के 2 दिनों के बिहार दौरे ने साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सियासत तेज कर दी है। उन्होंने इस दौरान बिहार को न सिर्फ 800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं की सौगात दी, लोगों को लालू यादव के जंगल राज और कुशासन की याद दिलाकर चुनावी एजेंडे को भी अमित शाह ने बिहार में सेट कर दिया। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में है, जिसकी झलक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे में साफ दिखी। दौरे के दूसरे दिन अमित शाह पटना के बापू सभागार में आयोजित राज्य सहकारिता सम्मेलन में शामिल हुए और सहकारिता विभाग की 823 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। लेकिन शाह का फोकस सिर्फ विकास योजनाओं तक नहीं रहा। गोपालगंज की जनसभा में उन्होंने मोदी सरकार की जमकर सराहना की, सरकार की प्रमुख उपलब्धियों का जिक्र किया और वहीं जनता को लालू प्रसाद यादव के कथित कुशासन और जंगल राज की याद दिलाने से भी नहीं चूके। 87 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया दिया। 3 करोड़ 52 लाख लोगों को हमने 5 लाख तक के स्वास्थ्य की सुविधाएं दी। आरजेडी थी तब क्या था? रंगदारी, जंगल राज, दबंगई, डकैती, गौ माता का चारा भी ये लालू जी खा गए, लालू जी खा गए। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के जंगल राज के आरोपों पर आरजेडी चुप्पी साधे है, लेकिन विकास कार्यों को लेकर पार्टी और लालू फैमिली अपना बचाव करती नजर आई। कोई पूछे कि बिहार में क्या है तो फैक्ट्री के नाम पे सिर्फ वो रेलवे की 3 फैक्ट्रियां हैं। जब लालू राबड़ी जी की सरकार थी तो 6 यूनिवर्सिटी उन्होंने देने का काम किया, 7वां यूनिवर्सिटी कोई नहीं है। वहीं सीएम नीतीश कुमार अपनी सरकार के विकास कार्यों को गिनवाने के साथ ये बताना नहीं भूलते कि उनकी विश्वसनीयता पर सवाल न उठाए जाएं।
अमित शाह की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि पार्टी के ही कुछ लोगों के कहने पर उन्होंने एनडीए छोड़ा था और उन्होंने एक बार फिर ऐसी गलती न करने की बात दोहराई। हमको मुख्यमंत्री कौन बताए? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझको बनाया था, तो हम कैसे भूल सकते हैं? और एक एक तरह से उन्होंने काम किया, जो कभी बीच में गड़बड़ उन लोग किया, कभी कुछ नहीं। तो हम ही लोगों के पटिया में कुछ लोग इधर उधर कर दिया था। वहीं पटना में सीएम आवास में एनडीए की बैठक हुई, जिसमें घटक दलों के सभी प्रमुख नेता मौजूद रहे। बैठक में ये फिर से दोहराया गया कि नीतीश कुमार की अगुवाई में ही राज्य में चुनाव लड़ा जाएगा। इस बैठक में चुनावी रणनीति और सीट शेयरिंग पर भी चर्चा हुई। साथ ही 243 सदस्यों वाली विधानसभा में 225 सीटें जीतने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी तय किया गया। अमित शाह के बिहार दौरे से एनडीए की डबल रणनीति साफ नजर आ रही है। पहला, एनडीए सरकार के विकास कार्यों को जनता के बीच ले जाना, और दूसरा, आरजेडी और लालू प्रसाद के कुशासन और जंगल राज की जनता को बार बार याद दिलाते रहना। पटना से मधुरेश नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये थी बिहार की सियासत की बात। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो दिखाएंगे पीएम ने की 120वीं बार मन की बात। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। धनुका को दिल्ली की ओर से वाक्य नव संवत 2082 की हार्दिक शुभकामनाएं। धनुका का प्रणाम हर भारतवासी के नाम। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। धनुका को दिल्ली की ओर से वाक्य नव संवत 2082 की हार्दिक शुभकामनाएं। धनुका का प्रणाम हर भारतवासी के नाम। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 120वें मन की बात के संबोधन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। पीएम ने आज से शुरू हो रहे भारतीय नववर्ष के साथ ही देश के अलग अलग राज्यों में अगले कुछ दिनों में शुरू हो रहे नववर्ष की शुभकामनाएं दी। वहीं पीएम मोदी ने अपने संबोधन में स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग और इन छुट्टियों में बच्चों के व्यक्तित्व को कैसे निखारा जाए, कैसे तराशा जाए, इस पर भी प्रकाश डाला। देखिए ये रिपोर्ट। परीक्षा के बाद नए सत्र में जाने का उमंग और उसके बाद गर्मी की छुट्टियों के रूप में नियमित स्कूल से फुर्सत के कुछ दिन, इनका एक अलग ही उत्साह और आनंद होता है। इन दिनों को उपयोग कर बच्चों के जीवन और व्यक्तित्व में अतिरिक्त कौशल को तराशा जा सकता है। चूंकि बच्चे ही राष्ट्र का भविष्य होते हैं और योग्य बच्चे देश के विकास को नई शिखर तक पहुंचा सकते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों से उनकी रुचि के अनुरूप अपने अंदर छिपे कौशल को निखारने की सीख दी। गर्मी की छुट्टियों का समय भी आने वाला है। साल के इस समय का बच्चों को बहुत इंतजार रहता है। मुझे तो अपने बचपन के दिन याद आ गए, जब मैं और मेरे दोस्त दिन भर कुछ न कुछ उत्पात मचाते रहते थे, लेकिन साथ ही हम कुछ कंस्ट्रक्टिव भी करते थे, सीखते भी थे। गर्मियों के दिन बड़े होते हैं,
इसमें बच्चों के पास करने को बहुत कुछ होता है। ये समय किसी नई हॉबी को अपनाने के साथ ही अपने हुनर को और तराशने का भी है। आज बच्चों के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म की कमी नहीं जहां वे काफी कुछ सीख सकते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों के लिए कई तरह की एक्टिविटीज का जिक्र किया। कोई संस्था टेक्नोलॉजी कैंप चला रही हो तो बच्चे वहां ऐप बनाने के साथ ही ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में जान सकते हैं। ऐसे कई स्कूल हैं जो स्पीच या तो ड्रामा सिखाते हैं, ये बच्चों को बहुत काम आते हैं। इन सब के अलावा आपके पास इन छुट्टियों में कई जगह चल रहे वॉलेंटियर एक्टिविटीज, सेवा कार्यों से भी जुड़ने का अवसर है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने माय भारत के उस खास कैलेंडर की भी चर्चा की जिसे इस समर वेकेशन के लिए तैयार किया गया है। पीएम ने इसके जरिए बच्चों से देश के विविध रंग देखने का आग्रह किया। माय भारत के उस खास कैलेंडर की भी चर्चा करना चाहूंगा जिसे इस समर वेकेशन के लिए तैयार किया गया है। जैसे माय भारत के स्टडी टूर में आप ये जान सकते हैं कि हमारे जन औषधि केंद्र कैसे काम करते हैं। आप वाइब्रेंट विलेज अभियान का हिस्सा बनकर सीमावर्ती गांवों में एक अनोखा अनुभव ले सकते हैं। इसके साथ ही वहां कल्चर और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का हिस्सा जरूर बन सकते हैं। वहीं अंबेडकर जयंती पर पदयात्रा में भागीदारी कर आप संविधान के मूल्यों को लेकर जागरूकता भी फैला सकते हैं। पीएम मोदी ने बच्चों और उनके माता पिता से छुट्टियों के अनुभवों को #हॉलीडे मेमोरीज के साथ साझा करने का अनुरोध किया ताकि इस नई पहल के लिए बच्चों में उत्सुकता बनी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। धनुका को दिल्ली की ओर से भारतीय नव संवत 2082 की हार्दिक शुभकामनाएं। धनुका का प्रणाम हर भारतवासी के नाम। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। धनुका को दिल्ली की ओर से भारतीय नव संवत 2082 की हार्दिक शुभकामनाएं। धनुका का प्रणाम हर भारतवासी के नाम। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का न्यूज नाइट में स्वागत है। और अभी तक आपने देखा है हमारे न्यूज नाइट के इस बुलेटिन में कि PM ने नागपुर से दिया संदेश, इसके साथ ही साथ अमित शाह का मिशन बिहार, और इसके अलावा 120वीं बार PM ने की मन की बात। तो इन खबरों को हमने आप तक पहुंचाया है और आगे भी हम आपको दूसरी खबरें दिखाएंगे। और आज बात होगी नवरात्रि की। आज से नव संवत्सर की शुरुआत हो गई है।
चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा के लिए देश भर में मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ी। नव संवत्सर भारतीय पंचांग के अनुसार नए साल की शुरुआत का प्रतीक है, जो हमारे जीवन में नई उमंगे और खुशियां लेकर आता है। चैत्र नवरात्रि के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। देश भर के मंदिरों में माता के जयकारे गूंजते रहे। माता वैष्णो देवी के दरबार की अलौकिक साज सज्जा ने जहां श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया, तो वहीं दिल्ली के प्रसिद्ध झंडेवालान मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। कुछ ऐसी ही तस्वीर मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में दिखी। भक्तगण सुबह से ही माता रानी के दर्शन के लिए कतारों में लगकर आराधना में लीन रहे। वाराणसी के अष्टभुजा माता मंदिर में भी दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ पहुंची। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म में एक विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखने वाला पर्व है। इसे हिंदू नववर्ष की शुरुआत के रूप में भी मनाया जाता है। इस दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जो शक्ति, साहस, ज्ञान और भक्ति का प्रतीक माने जाते हैं। शेरा वाली दा बोल सचे दरबार की जय। आराध्या दर्शन हो गए आराधना को? हो गया। क्या मांगा माता रानी से? दादू को ठीक कर दो। माँ के दर्शन बहुत अच्छे हुए, बहुत। और इस बार एक बहुत अच्छा मंदिर के अंदर एक चीज देखने को मिली है कि महिला सेवादारों को ना बाहर दिया गया अंदर का। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण माता पार्वती को शैलपुत्री कहा गया। माता के इस स्वरूप की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। माँ भगवती का प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा की जाती है और यह पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण ही इनका नाम शैलपुत्री पड़ा हुआ है। और जो भी भक्त आज इनकी पूजा और अर्चना विधि विधान से करता है, उनकी माँ भगवती मनोकामना पूरी करती है। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखकर माता की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। चैत्र नवरात्रि आत्मशुद्धि, तपस्या और संयम का भी पर्व माना जाता है। डॉक्टर शिव शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। दिल्ली की ओर से भारतीय नव संवत 2082 की हार्दिक शुभकामनाएं। धानुका का प्रणाम हर भारतवासी के नाम। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया? अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक, एसिड। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। दिल्ली की ओर से भारतीय नव संवत 2082 की हार्दिक शुभकामनाएं। धानुका का प्रणाम हर भारतवासी के नाम। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। भारत हमेशा मुसीबत के समय पड़ोसी देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है और म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद इसे एक बार फिर देखा जा सकता है, जहां म्यांमार के लिए मदद की हाथ बढ़ाने वाला भारत पहला देश बना है। म्यांमार की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है और 80 सदस्यीय राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल म्यांमार भेजा है। म्यांमार में भूकंप की तबाही का खौफनाक मंजर देखने के बाद लोग दहशत में हैं। मंदिर, दफ्तर, स्कूल और इमारतों के मलबे विनाश लीला की कहानी बयां कर रहे हैं। भारी संख्या में जान माल का नुकसान हुआ है, वहीं जिंदगी बचाने की जद्दोजहद जारी है। म्यांमार में घर मलबे में तब्दील हो गया, बुनियादी ढांचा चरमरा गया और लोग
बेसहारा हो गए। इस संकट की घड़ी में भारत ने एक बार फिर साबित किया कि वो अपने मित्र राष्ट्रों के लिए सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाने वाला देश है। भारत ने तुरंत म्यांमार की मदद के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू कर दिया। इसके तहत भारत ने बड़े पैमाने पर सहायता पहुंचाई है। दुनिया में कहीं भी प्राकृतिक आपदा हो, भारत पूरे मनोयोग से सेवा के लिए खड़ा होता है। अभी आपने कल ही देखा है, म्यांमार में इतना बड़ा भूकंप आया है। भारत ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत वहां के लोगों की मदद के लिए सबसे पहले पहुंच गया है। जब तुर्की में भूकंप आया, जब नेपाल में भूकंप आया, जब मालदीव्स में पानी का संकट आया, भारत ने मदद करने में घड़ी भर की भी देर नहीं की। युद्ध जैसे हालातों में हम दूसरे देशों से नागरिकों को भी सुरक्षित निकाल करके लाते हैं। भारत हमेशा मुसीबत के समय पड़ोसी देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है। कोविड महामारी के दौरान दुनिया इसकी गवाह रही। थाईलैंड और म्यांमार में भी आपदा के चंद घंटों के भीतर 80 सदस्यीय राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल खोज और बचाव दल को म्यांमार भेजा गया। राहत सामग्री ले जाने वाले 2 नौसेना जहाज और आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने वाली भारतीय सेना के 118 सदस्यीय शत्रुजीत ब्रिगेड मेडिकल रिस्पॉन्डर्स भेजे गए। 5 भारतीय वायुसेना के विमान 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस के साथ यंगून और नेपी ताव में उतरे। शनिवार को यांगून में टेंट, कंबल, स्लीपिंग बैग, भोजन के पैकेट, स्वच्छता किट, जनरेटर और आवश्यक दवाओं सहित 15 टन राहत सामग्री की खेप म्यांमार पहुंची। ये मानवीय सहायता भारत की अपनी पड़ोसी प्रथम नीति और वसुधैव कुटुंबकम के शाश्वत भारतीय सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। धनुका को दिल्ली की ओर से भारतीय नव संवत 2082 की हार्दिक शुभकामनाएं। धनुका का प्रणाम हर भारतवासी के नाम। मुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला। क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। आरबीआई पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूँ। बहुत सही कह रहे हैं आप। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा एसआईपी के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। धनुका को दिल्ली की ओर से भारतीय नव संवत 2082 की हार्दिक शुभकामनाएं। धनुका का प्रणाम हर भारतवासी के नाम। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और रमजान के पाक महीने के आखिरी दिन चांद का दीदार हो गया है। लखनऊ, पटना समेत शहरों में ईद का चांद दिखाई देने के साथ ही साफ हो गया है कि देश भर में ईद उल फित्र का त्यौहार जो है वो कल मनाया जाएगा। यानी ईद कल मनाई जाएगी। लखनऊ ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि आज यानी 30 मार्च को चांद दिख गया है और ईद उल फित्र 31 मार्च को मनाई जाएगी। ईद के दिन सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष
नमाज अदा की जाएगी। ईद उल फितर का त्यौहार सिर्फ खाने पीने और नए कपड़े पहनने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करने की सीख भी देता है। इसी वजह से ईद की नमाज से पहले सदकाए फितर यानी दान देना ज़रूरी होता है, जिससे गरीब लोग भी ईद मना सके। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला जुड़े हुए हैं। इस वक्त दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके से ईद का चांद दिख गया है, खुशियां मनाई जा रही हैं। कल ईद मनाई जाएगी, किस तरह से मनाई जाएगी ईद, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या जानकारी देंगे मुकेश आप? बिल्कुल निखिल, इस समय जामा मस्जिद के पास मौजूद हूँ और ये मेरे पीछे आप ठीक देख सकते हैं, मार्केट में काफी रौनक है, चहल पहल है और ईद की तैयारी जो है वो जोर शोर से मनाई जा रही है। तमाम जो ईद मनाने के लिए यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं और भी से ही खरीदारी शुरू हो गई है, चीजियां खरीदी जा रही है, लोग अपने अपने शौक की चीजें खरीद रहे हैं। और इसी तरह का होता है, एक पाक महीना होता है रमजान का, उसके बाद ईद मनाई जाती है और कल जो है नमाज अदा की जाएगी। उसके बाद ये भाईचारे का त्योहार जो है वो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। और सबसे बड़ा बाजार जो है वो जामा मस्जिद का है और यहाँ पर जिस तरह की ये पूरी रौनक आप देखेंगे, जिधर भी नजर जा रही है वहां पर लोग अभी से ही पहुंचना शुरू हो गए हैं और खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि तमाम लोग अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने लोगों से मिलेंगे और इस पाक महीने के इस पर्व को मनाएंगे। और एक बहुत ही अच्छा माहौल है। जब देखिए ईद है, एक तरफ नवरात्रे शुरू हो गए हैं, आज गुड़ी पर्व का भी त्योहार था, तो ये तमाम चीजें एक ही दिन हो रही है। ऐसे में ये देखिए रौनक जो है ये अपने आप में बेमिसाल है। और ईद के जो ईद मनाने के लिए जो तमाम लोग हैं वो कल अपने अपने लोगों के बीच में पहुंचेंगे, लेकिन जो जी 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 बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो कल ईद मनाई जाएगी। और आज चैत्र नवरात्रि पर जहां देश भर में शक्ति की आराधना की जा रही है, वहीं पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में महिला शक्ति ने जीत का परचम लहराया है। 107 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई महिला अध्यक्ष पद पर उसने जीत दर्ज की है। इतना ही नहीं, पहली बार अध्यक्ष सहित 3 मुख्य पदों पर महिला उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। चैत्र नवरात्र और हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही बिहार की राजनीति का प्रयोगशाला कहे जाने वाले पटना विश्वविद्यालय में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है। दरअसल पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में पहली बार नारी शक्ति का दबदबा देखने को मिला है। सेंट्रल पैनल के 5 में से 3 सीटों पर महिलाओं ने शानदार जीत दर्ज की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मैथिली मृणाली ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया है। पटना विश्वविद्यालय के 107 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई महिला छात्र संघ की अध्यक्ष बनी है। बहुत ज़्यादा आह्लादित कर देने वाला विषय है कि पटना विश्वविद्यालय में 107 सालों में पहली बार कोई महिला अध्यक्षा बनी है। और ये जितनी खुशी की बात है उतनी ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमारे कंधों पर आती है। और इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि यहाँ के स्टूडेंट्स ने, इस परिषद ने यह विश्वास जताया कि हमारे कंधों में अभी उतना दम है, अभी उतनी ताकत है कि हम इस पूरे विश्वविद्यालय का जो भार है, इनके जो मुद्दे हैं, इनको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में महिलाओं ने सिर्फ अध्यक्ष पद ही नहीं बल्कि महासचिव और कोषाध्यक्ष पद को भी अपने नाम किया है। महासचिव पद पर सलोनी राज ने बतौर निर्दलीय प्रत्याशी शानदार जीत दर्ज की। सलोनी को कुल 4274 वोट मिले। वहीं कोषाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई की सौम्या श्रीवास्तव ने 2707 वोट पाकर विजेता रहीं। आप सभी के समर्थन और बहुमत से मैं विजयी भवा हुई हूँ। बिहार और देश की राजनीति में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव का विशेष महत्व है। देश की राजनीति में छाप छोड़ने वाले कई बड़े राजनेताओं ने राजनीति का कहकहरा पीयू छात्र संघ में ही सीखा है। बिहार में अब तक 23 मुख्यमंत्री हुए, जिनमें 16 मुख्यमंत्री पटना विश्वविद्यालय के रहे हैं। ये वही पटना विश्वविद्यालय है जिसने आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी की सरकार को घुटनों पर ला दिया था। ब्यूरो इनपुट के साथ मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो न्यूज नाइट के आज के इस अंक में बस इतना ही। जाते जाते आपको छोड़े जाएंगे दिन भर की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ, जिन्हें देखिए आप फटाफट अंदाज में, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर में रविवार को 50 नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर किया। सरेंडर करने पहुंचे 13 नक्सलियों पर 68 लाख रुपए का इनाम है। ये पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सरेंडर करने वाले सभी नक्सलियों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 25-25 हजार रुपए का चेक भी दिया गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भूस्खलन की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद प्रशासन राहत बचाव कार्य तेज कर दिया है। घायलों को इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल में पहुंचाया गया है। ओडिशा के कटक में कामाख्या एक्सप्रेस के 11 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसके बाद यात्रियों में हाहाकार मच गया। घटना के तुरंत बाद बचाव दल मौके पर पहुंचकर राहत अभियान में जुट गई। फिलहाल इस घटना में किसी की हताहत होने की खबर नहीं है। दिल्ली के जंतर मंतर पर हिंदू संगठनों ने वक्फ बोर्ड को लेकर पंचायत बुलाई। हिंदू संगठनों ने वक्फ बोर्ड पर आरोप लगाया कि इस बोर्ड ने कानून का इस्तेमाल केवल जमीनों को कब्जा के लिए किया है। ऐसे में इस बोर्ड को रद्द करना चाहिए। इस प्रदर्शन में साधु संत भी शामिल हुए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुड़ी पड़वा और हिंदू नववर्ष के अवसर पर कोपिनेश्वर मंदिर द्वारा आयोजित जुलूस में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र के विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। हम लगातार जनहित में काम कर रहे हैं।